ये हमारा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एनवायरनमेंट का पार्ट वन होगा और आज हम एनवायरनमेंट करने के लिए जा रहे हैं। एनवायरनमेंट के सभी हम एस्पेक्ट्स कवर करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, और जो भी स्टैटिक पोर्शन होता है उसको भी देखेंगे। और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आयोग पूछता है, अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज, तो हर साल 20 से 30 के बीच में क्वेश्चन होते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो इन्वायरमेंट को शायद सोचते भी कि इन्वायरमेंट हमारे यहाँ पर सिलेबस में भी है, क्योंकि अगर आप देखो तो या तो सभी ये सोचते हैं कि ये शायद करंट अफेयर है, और फिर कुछ सोचेंगे कि ये तो इसका तो कोई वेटेज ही नहीं है, लेकिन इसका अच्छा खासा वेटेज है। वो साइंस के पीछे भागेंगे, जनरल साइंस के पीछे, मतलब वो भी करने जरूरी है होते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट को भी कंप्लीट करना जरूरी होता है। जैसे मैं आपको ये 2022 में दिखाता हूँ, तो 2022 में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे उसने, मैं अभी आपको 2-3 सैंपल दिखाऊंगा। तो देखो, एक तो ये जो क्वेश्चन ये तो यहाँ पर पूछा था कि भाई ये जो वाइल्ड लाइफ कुछ होता है ऐसा कि आपको कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि वो कहाँ पर है, मैच द फॉलोइंग। या करंट अफेयर में किसी चीज से रिलेटेड वो जो बायोस्फीयर रिजर्व हो, या फिर नया कोई बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया हो, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया हो या कहीं और बनाया गया हो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन था इसमें एनर्जी से रिलेटेड पूछा गया था, तो हम ये सारे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे धीरे धीरे, ज्यादा बड़े तो लेक्चर नहीं होंगे। अब देखो, जैसे यहाँ से डीटी है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो 2022 के अंदर पूछा गया था। और आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्ट के अंदर भी पूछे जाते हैं, कि जैसे यहाँ पर ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है भाई कब सरकार ने ये बनाया था, तो ये पूछा गया है यहाँ पर। अब ये जो है डीडीटी, ये काफी जो है अगर आप देखो एनसीईआरटी में आपको 10th क्लास में मिल जाएगा ये। तो मैंने सारा ये एनसीईआरटी कवर किया है, 12th क्लास की जो एनसीईआरटी उसको भी कवर किया है, और जो दूसरी मटेरियल्स हैं उनको भी मैंने यहाँ पर कवर किया। पिछले साल के सभी क्वेश्चनों को मैंने इसके अंदर कंपाइल करके मतलब कंपाइल कर दिया है, तो सभी क्वेश्चन देखेंगे। बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते। जैसे मैं बीपीएससी के अंदर बोलता हूँ कि भाई मैथ के जो 10 क्वेश्चन आते हैं वो फ्री के मार्क्स हैं, तो उनको छोड़ने की जरूरत नहीं होती, आपको बस थोड़ा सा पढ़ लो तो आपका हो जाएगा। अब जैसे ये यहाँ पर ये नेशनल पार्क के बारे में पूछा था, ये पूछ रहा था कहाँ पर है ये, ठीक है, कौन सी जो लेक है वहां, कौन सी लेक में ये केबुल लैमजो नेशनल पार्क मणिपुर के अंदर है, ये रोहतक लेक के अंदर। तो ये हम सारी चीजें सब डिटेल से देखेंगे, क्या उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड है, उसका चल रहा है, वो सारी चीजें हम डिटेल से कवर करेंगे। तो ये 2022 के अंदर काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये 2022 के क्वेश्चन पूछे गए, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और अब इसके यहाँ पर हम चलते हैं 2023 में, दिखा देता हूँ मैं आपको। और 2023 में मैं आज क्वेश्चन काउंट कर रहा था जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड पूछे गए, 30 क्वेश्चन हैं। आप समझ रहे हो, ये एनवायरनमेंट से दोनों क्वेश्चन है। ये यहाँ पर चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे गए हैं जो डिफिकल्ट है, मतलब जिनका आंसर देना अपने आप में बहुत मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जैसे उसका एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था कि विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। तो इको कौन सा मोस्ट जो स्टेबल इकोसिस्टम होता है, तो ये अपने आप में काफी मुश्किल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बच्चों का मोस्ट ऑफ बच्चों का गलत होने के चांसेस हो जाते हैं, और आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेगा ये। आपको यहाँ पर काफी सोच विचार करके कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ये 2018 के क्वेश्चन है, इसमें भी 20 से 25 के बीच में क्वेश्चन पूछे गए थे। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं ये मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ। सभी तो नहीं करा सकता हूँ मैं यहाँ पर, बस मैं थोड़े से सैंपल आपको दिखा रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। डेट भी पूछी गई है, ये बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, इन सेतु एक्स सेतु बायोस्फीयर रिजर्व, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो वो हम सारी चीजें डिटेल से कवर करेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम अपना जो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और ये एनवायरनमेंट का जो लेक्चर 1 होगा। मैं यहाँ पर कहीं कहीं जो करंट अफेयर के लेक्चर भी लाऊंगा बीच बीच में, तो स्टैटिक पोर्शन को छोड़कर मैं करंट अफेयर भी कंप्लीट कराऊंगा। अब ये सिलेबस है, यहाँ पर सिलेबस में देखो, सिलेबस में क्या बोला गया है। देखिए, सिलेबस में ये बोला गया है कि जो भी है, एक तो एनवायरमेंटल इकोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जनरल इशू ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी जो अभी करंट में चल रहा है, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, दैट डोंट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। जनरल अवेयरनेस ऑन द सब्जेक्ट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपसे ये सारी चीजें पूछी गई है। देखो, यहाँ पर ये भी पूछा गया है कि जो अर्बनाइजेशन इन्वायरमेंट है और अर्बनाइजेशन, इनमें क्या रिलेशन होता है।
और ये पॉपुलेशन, इनमें क्या रिलेशन होता है? जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है तो उससे क्या हो रहा है कि जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग शहरों की ओर भग रहे हैं, और लोग शहरों की ओर भग रहे हैं तो जो एग्रीकल्चर करने वाली जो लैंड होती है उसको एक इंसान के रहने के लायक बनाया जा रहा है। इससे हो क्या रहा है कि वहाँ की जो सॉइल होती है, सॉइल बहुत काम की चीज है। सॉइल को बनने के लिए वो कई मतलब हजारों साल लगते हैं सॉइल को फॉर्मेशन होने के लिए, लेकिन इंसान क्या कर रहा है, उस सॉइल को अपने खेती करने की बजाय उसको रहने के लिए जगह बना रहा है, तो वो जो सॉइल है वो खत्म होती चली जा रही है। तो ये मतलब इस टाइप का एक मैंने एग्जांपल आपको बताया। तो 20 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब मैं आपको ये सारी चीजें स्टार्ट कराता हूँ और फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एनवायरनमेंट होता क्या है। देखो एनवायरनमेंट आप जितना सोच सकते हो दैट इज द एनवायरनमेंट। जैसे यहाँ पर ये किसी पर्सन ने अपने हाथ पर पूरी अर्थ को उठाया हुआ है, तो ये जो पूरी अर्थ है यहाँ पर हवा भरी हुई है, ठीक है, ये जमीन का टुकड़ा है, कहीं पानी होगा, और कहीं आप इसके नीचे थोड़ा सा अगर जाते हो तो अर्थ की क्रस्ट में, तो वो सब मिला के जो है एनवायरनमेंट है। तो एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा टर्म होता है। अब इन्वायरमेंट के अंदर होता क्या है, कुछ इन्वायरमेंट की जगह अंदर ऐसी होती है जहाँ पर जो लायक और रहने लायक होती है, कुछ ऐसी होती है जहाँ पर नहीं रह सकती है। तो जब भी इन्वायरमेंट शब्द यूज होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वहां पर लाइफ पॉसिबल होगी, ठीक है। तो अगर कहीं पर लाइफ पॉसिबल है तो फिर हम उसको इकोसिस्टम बोलने लगते हैं। तो अभी हम देखेंगे इकोसिस्टम और इनके अंदर, और एक और चीज अभी देखेंगे हम, हैबिटेट। तो इन्वायरमेंट होता क्या है, इन्वायरमेंट के अंदर बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट का क्या मतलब होता है? जैसे बायोटिक कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर लिविंग थिंग जो होती है, जैसा इंसान हो गया, मेंढक हो गया, कबूतर हो गया, जो केचुए हो गए, जो अर्थवॉर्म होते हैं, सांप हो गए, ये सारी की सारी चीजें। और अबायोटिक कंपोनेंट उसको बोलते हैं पानी, हवा, पानी, ये सारी चीजें अबायोटिक कंपोनेंट। तो इनका इंटरेक्शन होता है, तो जब इनका जिस भी जगह इनका इंटरेक्शन होता है तो वहीं पर एनवायरमेंट बन जाए। लेकिन जब इनका इंटरेक्शन होता है तो ये जरूरी नहीं है कि वहां पर लाइफ पॉसिबल हो, ये बहुत जरूरी होता है। तो एनवायरमेंट में ये एनवायरमेंट वो एक बहुत बड़ा टर्म है, और उसके अंदर कहीं कहीं, जैसे यहाँ पर कहीं कहीं लाइफ पॉसिबल हो सकती है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो ये पूरा एनवायरमेंट है, और ये जो छोटे छोटे पैचेस मैंने आपको दिखाए दैट इज द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में हमेशा लाइफ पॉसिबल होती है। इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, अभी हम देखेंगे। तो ये इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, कान में टर्म लगी होनी चाहिए कि भाई एनवायरमेंट क्या चीज होता है, लाइफ पॉसिबल नहीं होती। तो ऐसे ऐसे ये जो टर्म होते हैं ना, ये और ऐसा जब भी वो असेसन रीजनिंग के क्वेश्चन देता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन रख देता है कि जो ऐसा क्वेश्चन स्टेटमेंट फ्रेम कर देगा, एनवायरमेंट ऑलवेज सपोर्ट द लाइफ। ऐसा नहीं होता है, इन्वायरमेंट हमेशा कभी लाइफ को सपोर्ट नहीं करता, कि ये जरूरी नहीं है कि इन्वायरमेंट लाइफ को सपोर्ट करे। हाँ, इकोसिस्टम जरूर सपोर्ट करेगा, क्योंकि इकोसिस्टम इज द पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो एनवायरमेंट में, इस वाले पोर्शन में लाइफ पॉसिबल हो सकती है लेकिन इस वाले पोर्शन में लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो ये सब जिसमें लाइफ पॉसिबल है, जिसमें लाइफ पॉसिबल नहीं, वो सब इन्वायरमेंट के पार्ट है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत बहुत छोटा छोटा डिफरेंसेस होता है इसके अंदर, एनवायरमेंट के अंदर। और तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब इन्वायरमेंट जो होता है ये इसके कंपोनेंट है, कुछ फिजिकल इन्वायरमेंट हो सकता है, कल्चरल हो सकता है, ये बायोलॉजिकल हो सकता है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं जनरली, बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट के अंदर ये होता है कि जो भी प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं जो प्लांट्स होते हैं, हरे भरे पेड़ पौधे। तो वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वाटर की और उसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल भरा होता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। तो वो क्या कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं। फिर वो कार्बोहाइड्रेट कौन तैयार करेगा? कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या होता है? ग्रीन प्लांट को कौन खाएगा? भैंस खा जाएगी, गाय खा जाएगी, बकरी खा जाएगी। तो इसलिए बनते हैं हमारे कंज्यूमर, इनको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। जो कंज्यूमर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर भी होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। जो जैसे मान लो कि गाय है, तो गाय तो केवल हरी घास खाती है, तो फिर गाय को कौन खा जाएगा? गाय को लायन खा जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द, ये क्या हो गया? ये भी ये कौन हो गए? ये हो गए कार्निवोर्स, केवल जो मांस खाते हो। लेकिन एक ऐसे होते हैं डीकम्पोजर। डीकम्पोजर का मतलब जैसा ये लॉयन भी मर गया, ये घास जो इसने खाई गाय ने वो भी सड़ गई, तो उनको सड़ाने का काम कौन करता है? डीकम्पोजर। तो किसी भी, ये अभी हम आगे भी आके चलकर इकोसिस्टम में देखेंगे हम। फिर कुछ होते हैं हमारे कल्चरल एनवायरनमेंट भी होता है, जो सोसाइटी होगी, इकोनॉमी होगी, तो इसको ये हमारे मैन मेड बनाए हुए हैं ये सोसाइटी वगैरह। तो ये हमारे जो है नेचुरल वाले एनवायरनमेंट है। तो ये कंपोनेंट होंगे, बहुत कम चांस है बस कम से पूछा जाए, लेकिन थोड़ा सा तो पता होना चाहिए ना एलिमिनेशन करने के लिए। अब देखिए जैसे ये है, ये पूरा का पूरा जैसे मैंने यहाँ पर ग्लोब बनाकर दे दिया, तो दैट इज द, ये क्या है? एटमॉस्फेयर। तो अगर आप ऊपर चले गए तो यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है कि भाई मैं ऊपर जाकर अपना घर बनाऊंगा, कि इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाऊंगा कि वहां पर सांस भी ले सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो ये क्या होगा? बड़ा सा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में भी एक होता है लिथोस्फीयर, सॉरी इसमें लिथोस्फीयर अलग होती है, जमीन का टुकड़ा। और एक होता है हमारे पास
सॉरी ये मैंने यहाँ पर गलत पेन चला दिया। लिथोस्फीयर जमीन का टुकड़ा होता है, हाइड्रोस्फीयर जहाँ पर पानी भरा हो, और जहाँ पर ये तीनों मिल जाते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। तो बायो का मतलब होता है बायो, बायो का मतलब लाइफ, स्फीयर का मतलब घेरा, कोई ऐसा इस टाइप का गोल सा घेरा, तो मतलब ऐसा घेरा जहां पर लाइफ पॉसिबल है। तो जब भी एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर मिलते हैं, उनके इंटरेक्शंस में तो एक जो है एक लाइफ को पैदा करने वाला एक घेरा तैयार हो जाता है, जिसको बोलते हैं बायोस्फीयर। अब ये बहुत कम चांसेस है कि आपसे पूछा ही मैंने एनसीईआरटी का जो डायग्राम किया, तो कंपोनेंट यहाँ पर दे दिए कि कुछ जो एनवायरनमेंट हो सकते हैं, एनवायरनमेंट ह्यूमन के द्वारा बनाया जा सकता है। जैसे मैंने सोसाइटी के बारे में आपको बताया, जैसे ब्रिज बना दिया, ये भी एक एनवायरनमेंट हो गया, रोड बना दी, रहने के लिए घर बना दिए, तो सोसाइटी बन गई। तो कुछ होते हैं नेचुरल में भी देखो, आप देख सकते हो जैसा कि कुछ होता है हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, तो ये हमारे जो है एनवायरनमेंट के कंपोनेंट है। एनवायरनमेंट बहुत बड़ा एक अपने आप में शब्द है। अब एक आता है हैबिटेट। तो हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट होता है, जैसे देखो हैबिटेट आप ऐसे सिंपल सी भाषा में समझो, हैबिटेट बोलते हैं जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता हो। जैसे अब कोई अपने घर में रहता है, आप उसको सोचो घर, तो वो उसका घर है। जैसे मछली है, तो मछली कहाँ पर रहती है? मछली पानी में रहती है, तो पानी उसका घर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे मान लो कि हम ऐसे उसके एनिमल्स की बात करते हैं जो केवल जमीन पर रहता है। जैसे मान लो हिरन की बात कर लेते हैं, तो हिरन कहाँ रहता है? जमीन पर रहता है। तो जमीन जो है उसका जो लैंड है, जमीन जो है वो उसका घर हो गया। कुछ आते हैं स्नो लेपर्ड, तो स्नो लेपर्ड कहाँ रहता है? बर्फ वाली जगह में रहता है। तो स्नो लेपर्ड का जो स्नो वाला जो एरिया होता है वो उसका घर हो गया। लेकिन अगर स्नो लेपर्ड को आप भैया जमीन पर कहाँ पर ले आए? स्नो लेपर्ड को ले आए आप मध्य प्रदेश में, तो स्नो लेपर्ड नहीं जी पाएगा वहां पर, क्योंकि उसका जो घर है केवल बर्फ में ही वो रहने के लिए बनाया है। तो बर्फ वाला जो रीजन होता है वही स्नो लेपर्ड का घर है। और एक होते हैं लेपर्ड, तो लेपर्ड जो होते हैं वो आपके स्नो में नहीं रह सकते, समझ गए? तो इसको हैबिटेट बोलते हैं कि जहां पर कोई चीज रहती हो उसी का हैबिटेट है। तो हैबी इन्वायरमेंट के अंदर इकोसिस्टम आता है, और छोटे छोटे पैचेस उनके क्या होते हैं? हैबिटेट होते हैं, घर होते हैं। तो जैसे मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा तालाब है, उसमें पानी भरा हुआ है। उसके चारों तरफ जो है पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर कीड़े मकोड़े, बहुत अनेक टाइप के फ्लोरा फ्लोना रहता है। यहाँ पर सांप रहते हैं, कीड़े रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहते हैं। ऊँट भी आता है पानी पीने के लिए यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें रहती हैं, लोग भी यहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं। और लेकिन अगर आप इसके दूर दूर जाओगे तो पूरा दूर दूर तक डेजर्ट है। तो ये क्या हो गया? ये उसका हैबिटेट हो गया। मतलब डेजर्ट के अंदर, आप समझ रहे हो, डेजर्ट के अंदर एक छोटी सी वाटर बॉडी है, और इस ये बॉडी जो है मतलब यहाँ पर ये पानी है, तो पानी में रहने वाले कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसा जू प्लांटिंग, फाइटो प्लांटिंग होंगे, और इसके यहाँ पर घास में रहने वाले कुछ सांप होंगे, और कुछ यहाँ पर पानी पीने वाले होंगे। तो ये उनका हैबिटेट हो गया, ठीक है, यह रहने की जगह। अब तो ये ओएसिस, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था भाई ओएसिस होते क्या है? तो ओएसिस उसको बोलते हैं, ओएसिस मैंने यहाँ पर एक रखा है इसको जानबूझकर, ओएसिस होते क्या है? ओएसिस उसको बोलते हैं कि ये जो डेजर्ट के अंदर ही मिलते हैं। डेजर्ट के अंदर ये मान लो पूरा डेजर्ट है, और डेजर्ट के अंदर कोई ऐसी चीज, जैसे मान लो यहाँ पर पानी भरा हुआ, तो ऐसे मतलब दूर दूर तक लाइफ नहीं दिखाई देती, लेकिन यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और पानी की वजह से यहाँ पर आसपास में लाइफ सपोर्ट होती है। तो इसी को ओएसिस बोलते हैं। तो ये बहुत से छोटे से पैचेस होते हैं किसी डेजर्ट के बीच में। जैसे आप यहाँ देख रहे हो बहुत दूर दूर तक डेजर्ट है, लेकिन पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पर इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहा है। तो हैबिटेट आप सिंपल से शब्दों में समझो कि जहाँ पर कोई भी एनिमल्स रहता है वो उसका हैबिटेट होता है, ठीक है। हैबिटेट अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल मतलब कुछ जमीन पर रहने वाली, कुछ जमीन पर और पानी में रहने वाले। पानी में भी कुछ चीजें पॉन्ड में रहती हैं, कुछ चीजें ओशियन में रहती हैं, और जैसे माउंटेन पर रहने वाली, मैंने स्नो लेपर्ड के बारे में बात बताया। तो स्नो लेपर्ड केवल, अगर आप कहो भाई स्नो लेपर्ड तो जमीन पर रहता है, तो जमीन उसका घर हो गया, गलत बात है। जमीन के अंदर भी उसको जमीन भी डिवाइड की गई है, टेरेस्ट्रियल रीजन को भी डिवाइड किया गया। जैसे माउंटेन पर भी जमीन है, तो जहां पर बर्फ पड़ रही है वहां पर स्नो लेपर्ड रहेगा, लेकिन डेजर्ट में नहीं आकर नहीं रह सकता, या ग्रासलैंड में आकर नहीं रह सकता डेजर्ट। अब बात करते हैं स्नो लेपर्ड की होगी, अब लेपर्ड की। तो लेपर्ड को आप बोलो कि भाई हम माउंटेन रीजन में लेपर्ड को भेज रहे हैं, तो वहां पर नहीं रह सकता, वो माउंटेन रीजन में नहीं रहने के लिए बना हुआ है। तो ये इनके सबके हैबिटेट हो गए। अब बात करते हैं बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर ऐसे स्फीयर को बोलते हैं जहां पर तीनों, देखो ये क्या है? एटमॉस्फेयर, ये पूरा ऊपर एटमॉस्फेयर है, नीचे क्या? हाइड्रोस्फीयर, जहां पर पानी भरा हुआ है, और ये क्या है? लिथोस्फीयर, जहां पर देखो ट्रैक्टर चला रहा है अपनी जमीन पर, ये बस ले जा रहा है जमीन पर, और लोग यहाँ पर वॉट उस जमीन पर रह रहे हैं। तो ये जो इनका तीनों का इंटरेक्शन है, तीनों का इंटरेक्शन जब मिलता है आपस में होता है, तो एक ऐसा स्फीयर तैयार होता है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। सारी चीजें यहाँ पर इसमें मिलती हैं, खाने पीने की, रहने उड़ने की सारी सुविधा इसमें, पानी भी मिलेगा, हवा भी मिलेगी, तो उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर, जैसा कि मैं आपको बोलूं कि अगर हमारी ये अर्थ है, तो अर्थ पर कुछ ही दूरी तक लाइफ सपोर्ट होती है, कुछ ही दूरी तक, ऊपर तक एनवायरमेंट है, लेकिन कुछ ही दूरी तक लाइफ सपोर्ट होती है ये।
और पानी के अंदर बात करें तो पानी के अंदर आप गहराई में जाओगे तो पानी वहां पर लाइफ नहीं मिलेगी आपको, तो लाइफ पानी की कुछ ही जो फोटिक जोन होता है, अफोटिक और फोटिक जोन होता है उसके अंदर, तो वहां तक की लाइफ सपोर्ट होती है। लैंड पर, अब जैसे लैंड है तो लैंड पर हर जगह लैंड पर हर जगह जो है लाइफ सपोर्ट नहीं होती है। तो लैंड का जो वो टुकड़ा जहाँ पर लाइफ सपोर्ट हो रही है, पानी का वो टुकड़ा जहाँ पर लाइफ सपोर्ट हो रही है, और हवा एयर का वो टुकड़ा जहाँ पर ऊपर एटमॉस्फेयर जहाँ पर लाइफ सपोर्ट हो रही है, तो इसी को मिलाकर बनता है हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व में हम रहते हैं। अब ऊपर चले जाओ, माउंट जितने भी ऊंचाई पर रहने जाओगे तो आप क्या कहोगे, हमको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और ऊपर ऊपर जाओगे तो और दिक्कत होगी और दिक्कत होगी। तो इसका मतलब क्या है कि केवल हम बायोस्फीयर में ही रह सकते हैं। पानी को बाहर निकाल दो मर जाएगी, क्योंकि उसके लिए क्या है, वो रहने का जगह है। पानी में रहने के लिए जो है जगह होती है, और जो फिश होती है। तो बायोस्फीयर क्या है कि जहाँ पर जो लाइफ को सपोर्ट करता है, ऐसा स्फीयर तो बायोस्फीयर। अब इसमें ज्यादा मतलब वो पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, वो छोटा छोटा लगा होना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में मैंने यहाँ पर डायग्राम दे दिया है तो आपको इसको समझ सकते हो। जैसा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में इसको अलग से पढ़ेंगे, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ये इस टाइप के जो है लेयर्स बनी हुई है। और स्ट्रेटोस्फीयर में हमारी ओजोन मिलती है, तो ओजोन जब हम ओजोन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे। अब देखो ये जैसे ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का पार्ट है, लेकिन ऊपर आगे हमारा आपका प्लेन यहाँ पर जा रहा है, मान लो बादलों के ऊपर जा रहा है। अब आपको प्लेन से बाहर निकाल दिया जाए, इस बादलों को घुमा दिया जाए, तो आप जिंदा रहोगे नहीं, रहोगे, मर जाओगे, जबकि ये एटमॉस्फेयर का पार्ट है। तो इसको क्या लेकिन ये रहने के लायक जगह नहीं है, एटमॉस्फेयर का पार्ट है, रहने के लिए जगह नहीं। तो आप क्या बोलोगे, भैया यहाँ पर है तो ये एटमॉस्फेयर का पार्ट, लेकिन इकोसिस्टम नहीं है, यहाँ पर कोई हवा नहीं मिल रही है, यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। तो एटमॉस्फेयर का पार्ट होना, एटमॉस्फेयर एक बड़ी टर्म जो एटमॉस्फेयर होता है एक बड़ा टर्म होता है, ठीक है, मतलब जो एनवायरनमेंट होता है एक बड़ा टर्म होता है, और जो हैबिटेट होते हैं और इकोसिस्टम होते हैं उसके छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं। तो एनवायरनमेंट जरूरी नहीं कि लाइफ सपोर्ट करे, जैसे यहाँ पर लाइफ नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर इकोसिस्टम। तो ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए इकोसिस्टम के बारे में आपको। देखो इकोसिस्टम होता क्या है, इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर होता तो यही है। देखो अब देखो मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो देखो ये क्या है, ये पूरा एक इकोसिस्टम है, इन्वायरमेंट का पार्ट होता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम, अब इस इकोसिस्टम के अंदर क्या है, इस इकोसिस्टम के अंदर देखो यहाँ पर क्या है, इकोसिस्टम के अंदर ये कोई शुतुरमुर्गा है, और ये क्या है, जेबरा है, यहाँ पर कोई ऊंट भी होगा, भालू भी होगा, और जो हिरन भी है, मुर्गा भी है, सब कुछ है, यहाँ पर पानी भी है, और ये ऑक्सीजन भी ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं। तो पूरा का पूरा सिस्टम मतलब एक फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट का मतलब देखिए होगा क्या, फंक्शनल यूनिट का मतलब, फंक्शनल यूनिट का मतलब जैसे ये पेड़ खड़ा हुआ है, तो पेड़ क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, खाना बनाने का काम करते हैं। अब ये जो पेड़ है इसको कौन खाएगा, जिराफ खाएगा। तो जिराफ खाने के बाद जिराफ को कौन, लॉयन मार देगा, तो लॉयन क्या काम करेगा, वो जिराफ को खा जाएगा। अब क्या होगा, लॉयन किसी वजह से मर जाएगा, उसको बीमारी हो जाएगी, तो फिर उसको जो है उसकी हड्डियां कौन सड़ाने का काम करेगा, डिकम्पोजर, ठीक है, डिकम्पोजर उसको सड़ा देंगे, तो फिर उसको खाद बना देंगे। तो फिर से जो एनर्जी प्लांट ने बनाई, ठीक है, उसको जो जिराफ ने खाया, जिराफ को खाने के बाद, जिराफ ने जिस एनर्जी को खाया उसको खाया ऊंट, उसने लॉयन ने, लॉयन खाने के बाद क्या होगा, जो भी वहां पर लेपर्ड वगैरह होंगे वो उसको खा जाएंगे, और फिर वो मर जाएंगे, उनकी हड्डियां जो है पानी का यहाँ पर जो सड़ जाएंगी, और डिकम्पोजर उनको सड़ा देंगे। तो पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया, सेल्फ। तो इसलिए बोलते हैं ये जो इकोसिस्टम होते हैं वो सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट होती है। मतलब इनको बाहर से कहीं एनर्जी लाने की जरूरत नहीं होती कि भाई ये जो है यहाँ, जैसे ये लोग रह रहे हैं यहाँ पर, मतलब इनको लोग, तो ये क्या काम करेंगे, भाई जेबरा कहेगा नहीं भाई मैं तो खाना लेने के लिए जो है वहां पर दिल्ली जा रहा हूँ, वहां से खाना लाऊंगा। इसको दिल्ली विल्ली जाने की जरूरत नहीं है। फिर ये बोलेगा कि भाई मैं तो वहां पर जा रहा हूँ, कि हरिद्वार जा रहा हूँ, या फिर हिमाचल जा रहा हूँ, या फिर बिहार जा रहा हूँ, या यूपी में कहीं जा रहा हूँ। ये केवल इसी इकोसिस्टम में रहेंगे, और इनको खाने रहने वहने का सारा प्रबंध इनका यहीं पर। लॉयन भी यहीं रहेगा, उसका भी खाने वाने का, तो ऐसा नहीं बोलेगा भाई पानी पीने के लिए मैं तो यहाँ पर, सब भी मिलेगा इनको, पानी मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी यहाँ पर। तो इसलिए इकोसिस्टम को जो है फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। यहाँ पर छोटी सी एक और बात बता देता हूँ कि कुछ लोगों को जो है कंफ्यूजन रहती है। पॉपुलेशन हमेशा एक ही जाति की होती है, जैसे हिरन हिरन, तो हिरन हिरन की बोलेंगे, हिरन हिरन की पॉपुलेशन बोलेंगे। ऊंट 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 होंगे तो उनकी बोलेंगे वो पॉपुलेशन है। लेकिन अगर जब हिरन भी आ गया, ऊंट भी आ गया, जेब्रा भी आ गया, और ये भी आ गया, लॉयन भी आ गया, तो इनको बोलते हैं कम्युनिटी। तो कम्युनिटी और पॉपुलेशन में डिफरेंस होता है, कभी आप सोच लो, कम्युनिटी और पॉपुलेशन। तो ये बहुत जरूरी है। और जब बहुत सारी कम्युनिटी मिलती है तो एक इकोसिस्टम बनता है। समझ गए आप, सांप भी मिल जाएगा आपको, सांप सांप की एक पॉपुलेशन हो जाएगी, जेबरा जेबरा की एक पॉपुलेशन हो जाएगी, लॉयन लॉयन की एक पॉपुलेशन हो जाएगी। जब ये सारी पॉपुलेशन आपस में मिलेंगी तो कम्युनिटी बनेंगे। बहुत सारी कम्युनिटी जब मिलती है तो इकोसिस्टम तैयार करती है।
और इकोसिस्टम भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं आपके, जैसे कि एक्वेटिक इकोसिस्टम, जैसे पानी वाला इकोसिस्टम है। तो पानी के अंदर कौन रहता होगा? पानी के अंदर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोगों के घर बने हुए होंगे आसपास में, तो वो क्या काम करेंगे? मछली मारने के लिए यहाँ पर आएंगे। और मछली क्या, मछली इस तालाब के अंदर होगी, और मछली क्या खा रही होंगी? इसके अंदर छोटी छोटी घासें होंगी, उसको खा रही होंगी। तो वो मछली को मारेगा इंसान, ठीक है। और वो मछली क्या खा रही होंगी? घास खा रही होंगी। और वो जो घास है, वो जैसे ये छोटी छोटी घास दिखाई दे रही है, वो क्या कर रही होगी? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करके कार्बोहाइड्रेट बना रही होगी। तो अल्टीमेट जो है सन की एनर्जी को यूटिलाइज करके और जो है जो ये फोटोसिंथेसिस फिश को दे रहा है, फिश जो है उसके पास जा रही है ह्यूमन के पास, और ह्यूमन जब मरेगा सड़ेगा तो उसको कहीं यहाँ पर जो है जला दिया दफना जाएगा, उसकी हड्डियां को जो है सड़ा गला कर डिकम्पोज कर दिया जाएगा, खाद बना दिया जाएगा। तो ये एक इकोसिस्टम तैयार हो गया। तो इनको ह्यूमन को कहीं खाना लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसको सारा चीजें यहीं से इस तालाब के आसपास से मिल रहा है, क्योंकि एनर्जी बनाने वाले और एनर्जी को कंज्यूम करने वाले सभी इसी सिस्टम से सभी इसी सिस्टम पर टिके हुए हैं, तो इसलिए उसको फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। अब अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो सकता है ये, और जमीन पर रहने वाले हो सकते हैं। जैसे जैसे मान लो ये हो गया खरगोश, तो खरगोश को ये कोई ना कोई मार देगा, जैसे ये मान लो टाइगर ने इसको मार दिया। तो ये क्या है? ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, जमीन पर रहने वाला इकोसिस्टम। अब जैसे ये है, तो इसको सांप ये जो है, जो ऊपर ईगल घूम रहा है, ये ईगल जो है इसको ये स्नेक को पकड़ के ले जाएगा। तो फिर इसको, अब ये स्नेक क्या खाएगा? इसने कीड़े मकोड़े खा रहा होगा, कीड़े मकोड़े कुछ और कुछ खा रहे होंगे। तो ये इको एक सिस्टम जो है चलता रहता है। तो पूरा फूड चेन बनाता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो होता है एक पूरा फूड चेन बनाता है। अब यहाँ पर ये मैंने डायग्राम दिया है। अब मैं एक और चीज यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो कि ये पूछा गया था क्वेश्चन। देखो ये सब मैंने ऐसा नहीं कि पूरा एनसीईआरटी से निकाला है, ये बहुत सारी किताबों से एक्सट्रैक्ट करके निकाला है, जो भी मेरे पास अच्छे अच्छे राइटर की बुक है। तो अब हमारा जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम में दो टाइप के सब्सटेंस मिलते हैं, जनरली दो टाइप के सब्सटेंस मिलते हैं। एक तो वो जो सड़ सकते हैं, एक वो जो सड़ नहीं सकते। ऐसे सब्सटेंस जिनको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सड़ा सकते हैं, उनको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म सड़ा नहीं सकते, जैसे कि जैसे जैसे एग्जांपल ले लो प्लास्टिक। तो प्लास्टिक को सड़ाने के लिए आपको बहुत मतलब हो सकता है कई सौ सालों का टाइम लग जाए प्लास्टिक को सड़ाने के लिए। तो वो क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो हमारे नेचर में दो टाइप के सब्सटेंस मिलते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है वो ह्यूमन बढ़ाता जा रहा है। जैसे पॉलीथीन है, तो उसको खाने पीने, नहाने धोने, लैपटॉप, सब जगह वो प्लास्टिक का यूज करता है। वो प्लास्टिक ऐसी होती है कि लोग फेंक देते हैं, उसको जमीन में चला जाता है, जमीन में जाकर वो बंजर बना देता है। तो वो कई सौ सालों तक पड़ा रहता है, फिर वो डिग्रेड ही नहीं होता है। अब ले लेते हैं बायोडिग्रेडेबल। तो ये ऐसे सब्सटेंस को नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलते हैं। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जैसे गोबर कर दिया गाय ने, किसी ने जैसे कि एग्जांपल ले लो, दिल्ली के अंदर लोग रहते हैं, तो क्या करते हैं? हगते मूतते हैं, और वो फिर जो उनका सारा कहाँ जाता है? रिवर के अंदर जाता है। तो रिवर के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं? उसको डिग्रेड करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिग्रेड कर देंगे। तो फिर उसको कुछ टाइम के बाद वो सड़ा देंगे, उससे एनर्जी बन जाएगी, लोग उसको अपने खेतों में डाल लेंगे, या फिर कहीं भी जब ओशन में चला जाएगा तो वहां पर जो है न्यूट्रिएंट देने का काम करेगा। तो दो टाइप के हमारे सब्सटेंस मिलते हैं हमारे इकोसिस्टम में, एक तो बायोडिग्रेडेबल, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है जिसको क्वेश्चन पूछा था, DTD, डाइक्लोरो डिफ्थनाइल, ये सॉरी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ये ट्राइक्लोरो इथेन। तो ये क्या है? DDT है, इसका छिड़काव किया जाता था, ये वाला जो है इसका छिड़काव किया था। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो बंद कर दिया इसको, इसका छिड़काव किया जाता था। तो इसका जब छिड़काव करते थे, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है ये, तो मतलब ये गलता नहीं है, ये हमारे नेचर में अगर आ जाए ये गलेगा नहीं, बिल्कुल भी बना रहेगा, इंसान की बॉडी के अंदर चलाएगा, वहां पर कोई नुकसान कर देगा। ऐसे ही प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक आपने माइक्रो प्लास्टिक का नाम सुना होगा, वो इंसान की हथौड़ियों में भी मिलने लगे, ब्रेन तक में भी मिलने लगे माइक्रो प्लास्टिक। तो वो गलती नहीं है कि भाई आपके जो है आपके अंदर जो है जो आपका मेटाबॉलिज्म चल रहा है वो उसको सड़ा देगा, गला देगा, नहीं गलेंगे, वो आपके सूसू पॉटी से बाहर निकल जाएंगे, फिर किसी दूसरे के अंदर चले जाएंगे। तो ये सब चलता रहेगा, वो डिग्रेड नहीं होते। तो ऐसे को बोलते हैं और जो है जो नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो जिनको गलाया या सड़ाया नहीं जा सकता है। और मैंने आपको इसके बारे में बता दिया बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के बारे में, तो और मैं ये पीपीटी वगैरह ऐड कर दूंगा, तो आप इसको देख लेना। ये देखो, इसमें ज्यादा टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो एक और चीज जो मैं इकोसिस्टम में बताना भूल गया, मैंने मास एक्सटिंक्शन के बारे में आपको नहीं बताया यहाँ पर। देखो अभी मैंने आपको इकोसिस्टम के बारे में बताया था। इकोसिस्टम बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कुछ इकोसिस्टम होते हैं टेरेस्ट्रियल, जमीन पर रहने वाले, कुछ फ्रेश वाटर में रहने वाले, कुछ मैरीन इकोसिस्टम में रहने वाले, कुछ आर्टिफिशियल बना सकते हैं, जैसे पॉन्ड बना दिया आपने, या फिर अपने खेतों में, जैसे आपने सपोज करो आपका जो है आपको खेती करते हैं, तो आपने जो गेहूं या फिर चावल उगा रखे हैं, तो वो भी एक टाइप का इकोसिस्टम है, तो आपने वो खुद बनाया है।
उसमें खेती, उसमें पहले हमने खाद डाला, फिर उसमें पानी भरा, फिर हमने उसके अंदर जो भी उगाना था वो उगाया, तो वहां पर कुछ सांप कीड़े मकोड़े आने शुरू हो जाएंगे, तो वो भी एक टाइप का इकोसिस्टम हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की भी होता है। अब बात करते हैं मैरीन इकोसिस्टम। देखो मैरीन इकोसिस्टम या ओशियन ओशियन इकोसिस्टम बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये बताओ सबसे बड़ा ओशन, सबसे बड़ा जो इकोसिस्टम है वो कौन सा है, तो ओशियनिक इकोसिस्टम। देखो ओशियनिक इकोसिस्टम इतना बड़ा है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब भी हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ पर 5 एक्सटिंक्शन हो चुके, मास एक्सटिंक्शन बोलते हैं, मतलब 5 महाविनाश जब से ये अर्थ बनी है और इस अर्थ पर लाइफ जन्म हुई है, पैदा हुई है, तो अलग अलग काल में, अलग अलग एरा में यहाँ पर अलग अलग जीवों ने जो है डोमिनेशन करा और उनका जो है मास एक्सटिंक्शन हो चुका। जैसे कि सबसे अच्छा आपने सुना होगा डायनासोर के बारे में। तो डायनासोर जो है 65 मिलियन ईयर्स अगो रहते थे। तो ऊपर से एक अलग अलग थ्योरी है उसके लिए। ऊपर से एक कोई डायनासोर अर्थ पर रहते थे, तो ऊपर से कोई एस्ट्रॉइड टकराया, एस्ट्रॉइड टकराने के बाद तो यहाँ से जमीन पर वो टकराया, जमीन से टकराने के बाद जब वो टकराया तो उन्होंने शॉक बेबी प्रोड्यूस की, और उसके बाद ऊपर एनवायरमेंट में बहुत सारी गैसेस भेज दी, जिसकी वजह से जो अर्थ की जो रेडिएशन थी वो ढक गई। तो डायनासोर रहने वाले थे गर्मी में। तो जब पूरे अर्थ पर हमारे एक चादर, ब्लैक कार्बन की चादर चढ़ गई, तो सन की रे नहीं आ पाई, और जिसकी वजह से अर्थ ठंडी हो गई और डायनासोर जो ठंड की वजह से मर गए। तो ये एक रीजन। तो उसमें क्या हुआ, पूरा 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 का पूरा डायनासोर की प्रजाति ही खत्म हो गई। तो वो एक मास एक्सटिंक्शन था। अब 5, इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, छठे की चल रही है बारी, और छठा किसका होगा, ह्यूमन का। इंसान सोचता है, क्योंकि देखो हमेशा उसी का हुआ है जिसने ज्यादा डोमिनेशन किया है। अगर देखा जाए हिस्ट्री में, डायनासोर ने जो है अर्थ पर कई सौ सालों तक राज किया, लेकिन उन्हीं का डोमिनेशन था उस टाइम पर, उन्हीं का जो है गुंडा राज चलता था, इसीलिए उनका मास एक्सटिंक्शन हुआ। अब ह्यूमन की बारी है। ह्यूमन क्या कर रहा है, अपने हाथों से अपना मास एक्सटिंक्शन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, दुनिया भर की चीजें ऐसी कर रहा है जो कि उसके लिए जो है खतरनाक चीज, मतलब खतरे से भरी हुई है। जैसे कि परमाणु बम बना रहा है, हाइड्रोजन बम बना रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक मास एक्सटिंक्शन की ओर इशारा है। तो किसका मास एक्सटिंक्शन होगा, ह्यूमन का होएगा। अब ऐसा उनको, ह्यूमन को लगता है कि भाई जो है अर्थ अर्थ नहीं होगी, अर्थ तो कई सौ सालों से चलती हुई आ रही, तो अर्थ तो ऐसी की ऐसी रहेगी। तो मास एक्सटिंक्शन किसका होगा, मास एक्सटिंक्शन होगा ह्यूमन का। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी मास एक्सटिंक्शन हुआ है, जब भी मास एक्सटिंक्शन हुआ है, तो दो टाइप का हमारे पास जनरली इकोसिस्टम, एक तो पानी वाला, ओशन वाला, हमारे अर्थ के 71% पार्ट पर ओशन है, और बाकी जो 30% बचा वो लैंड है। तो जब भी मास एक्सटिंक्शन हुआ तो अर्थ पर का जो लैंड वाला पार्ट है, इसकी लाइफ सारी की सारी वाइप आउट हो गई, कंप्लीटली खत्म हो गई। लेकिन ओशियन के अंदर भी लाइफ वाइप आउट हुई है, लेकिन ओशियन के अंदर लाइफ पनपती रही है। अगर ऊपर वाली सरफेस की लाइफ खत्म होगी तो नीचे बॉटम में पनपती रही है। तो ओशियन जो है वो एक ऐसा है कि इसके अंदर जो वेरिएशन, मतलब इसके अंदर जो डिफरेंस जनरेट होता है वो बहुत कम जनरेट होता है, जिसके अंदर से ओशियन में लाइफ बची रहती है। तो जब भी 5 मास एक्सटिंक्शन हुए हैं यहाँ पर अर्थ पर, तो उसके अंदर जो अर्थ की जो लैंड वाला पार्ट है, अर्थ की जो लैंड पर जो फ्लोरा एंड फौना था, उसी का पूरी तरह से सफाया हो गया। ओशन के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु थे वो जीवित रहे। तो इससे हम बोल सकते हैं जो ओशन है, ओशन जो है मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है। आप समझ गए। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा था आयोग ने, ये कि यहाँ पर ये था, हाँ ये कि विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। तो ये जो ओशन वाला जो है मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है। जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में आग लग सकती है, पूरी तरह से वाइप आउट हो सकता है। माउंटेन, अर्थक्वेक आपका पूरी तरह से कुछ भी हो सकता है। डेजर्ट, वो कभी भी उसमें जो है बरसात होकर वो डेजर्ट जो है पेड़ पौधों में कन्वर्ट हो सकता है। तो मोस्ट सुटेबल इकोसिस्टम है वो ओशन है। समझ गए आप। तो ये जो क्वेश्चन है ये कोई इजी क्वेश्चन नहीं है, ये अपने आप में मुश्किल क्वेश्चन है। और इस पर भी क्वेश्चन पूछा था, ये शायद मुझे 2023 की बात ही है, शायद 2023 या 22 में क्वेश्चन पूछा था। मैं दिखा देता हूँ आपको इस पर, ये बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस पर। तो उसमें डीटीटी दिया हुआ था, मैं देखता हूँ जरा कौन सा क्वेश्चन था, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो वो ऐसा ही क्वेश्चन था जिसके अंदर 2022 में था शायद, आई थिंक। उसमें दे रखा था कि कौन सा इसमें बायो, हाँ ये देखो यहाँ पर ही दे रखा है, ये देखा है, ये क्वेश्चन आ गया 2022 में। देखो डीडीटी इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, कहाँ गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो पॉल्यूटेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल, देखो बायोडिग्रेडेबल जिनको सड़ा सकते हैं, नॉन पॉल्यूटेंट यहाँ पर ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। तो इसका जो आंसर है वो ये है। तो आप समझ गए कि अब कुछ बच्चों को जानते क्या,
जो वो हमेशा हिस्ट्री के पीछे पड़े रहेंगे। हिस्ट्री देखो ऐसा नहीं है कि भाई आपको सारी चीजें हिस्ट्री भी, जियो भी और इन्वायरमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते भाई। 20 से 30 के बीच में क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। अब जरा ऑन एन एवरेज 25 भी क्वेश्चन आप ना करिए तो 125 मतलब 125 क्वेश्चन, 25 का एवरेज मतलब 25 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। 2030 में तो अगर आप, मैं यहाँ पर दूंगा 30 क्वेश्चन पूछे बताओ एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो आप इन्वायरमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो ये हम अपना जो लेक्चर है इसको यहीं समाप्त करते हैं, और जो है अपने हम दूसरे लेक्चर में मिलेंगे। तो अब ये मैं पीपीटी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा दूंगा। इन्वायरमेंट का ज्यादा नहीं, 8-10 लेक्चर में मैं इसको खत्म कर दूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं है। सारे पिछले साल क्वेश्चन सभी मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा आपको।